Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Brijesh. Again, warm welcome to the Hindu Daily News Analysis Session. I hope आप सब अच्छे होंगे, पूरी लगन, मेहनत और तत्परता के साथ अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे होंगे और इसी में आपके हेल्प के लिए मैं द हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस लेके आ गया हूं। तो चलिए देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो इवेंट है वो है मेघदेतु प्रोजेक्ट के बारे में हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे जो यूएसए से MQ-9B यूएबी के सौदे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज हो जाती है हमारे जीन एडिटर के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्पर कैस 9 है। नेक्स्ट है ये हमारे आगे भी हमने डिस्कशन किया था और स्टेट माइन के टैक्सेशन से रिलेटेड आज भी इसके कुछ और डेवलपमेंट है उसको देखेंगे। समाचार इन द प्लेसेस में हम देखेंगे बोहाई की खाड़ी और आज का एडिटोरियल होगा भारत चीन को रोकने की समस्या पर एक डिटेल्ड आर्टिकल है उस पर डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे हम आज की जो स्टैटिक में उसमें देखेंगे हम महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो पहली न्यूज होती है जिसको हम डिस्कस करेंगे आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको देखेंगे मेघदेतु प्रोजेक्ट। दोस्तों आपको समझना है कि इस जो न्यूज है इसमें आपको क्या मतलब आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसमें आपको जानना जरूरी हो जाएगा अबाउट द मेघदेतु प्रोजेक्ट। नेक्स्ट थिंग हो जाएगा ये कहाँ पे है, किस रिवर पे है और इसका पर्पज क्या है। तो चलिए हम एक ब्रीफ देख लेते हैं इसमें। तो पहले हम देखते हैं अबाउट द मेघदेतु प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि ये कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये कर्नाटका के ये कहाँ पे है, कर्नाटक के रामगंगा डिस्ट्रिक्ट में है। राम नगर डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। और ये दोस्तों क्या है, मेघदेतु प्रोजेक्ट जो है वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे समझना होगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का क्या मतलब है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे एज ए एक हम ड्रिंकिंग वाटर, एक एज ए इसका पहला पर्पज क्या हो गया, ड्रिंकिंग वाटर, और दूसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये बात हो गई। और इसके बारे में हम क्या देखेंगे कि मेघदूतों का जो मीनिंग है वो क्या है। वो मेघदूतों का मीनिंग होता है यहाँ पे जो यहाँ के लोकल टर्म में मीनिंग है इसकी लीप ऑफ गोट, इसको भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट बात आती है कि ये प्रोजेक्ट जो है किस रिवर में सिचुएटेड है, तो ये किस पे है, कावेरी रिवर पे है। किस पे है, कावेरी रिवर पे है। कावेरी रिवर पे है। एक्चुअली ये कावेरी और इसकी ट्रिब्यूटरीज इंद्रावती, इसकी कावेरी और इसकी ट्रिब्यूटरी जो है अर्कावती, इसके कॉन्फ्लुएंस में है। इसके कॉन्फ्लुएंस में ये है। तो ये हो गई कुछ मेन बातें। अब ये बात आती है कि यहाँ पे जो न्यूज में था कि इसको कर्नाटका के सीएम ने इसमें अश्योरेंस दिए हैं कि इसमें तमिलनाडु को भी क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब बात आती है कि यहाँ तमिलनाडु की बेनिफिट की बात क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये एक लॉन्ग प्रोजेक्ट है जिसमें इसके पहले भी क्या है, इसके पहले भी तमिलनाडु की तरफ से क्वेश्चन रेज किया गया था इस प्रोजेक्ट के अबाउट में। अब इस प्रोजेक्ट के बात ये आती है कि क्यों क्वेश्चन रेज किया गया था, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल एक्ट का डिसीजन और एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन भी ये कहा गया था कि कोई भी रिवर हो, जिसमें अबाउट कावेरी रिवर भी कहा गया था कि कोई रिवर है उसके जितने भी लोअर रिपेरियन स्टेट्स है उनसे असेंट लेना, उनकी मतलब स्वीकृति लेना जरूरी है। तो इस प्रोजेक्ट को लेके तो पहले बहुत दिनों तक तो इसमें था कि इसमें जो तमिलनाडु का एक एलिगेशन था कि इससे हमारे लिए जो वाटर होगा वो कम आएगा, जो लोअर रिपेरियन स्टेट होंगे वहां पे वाटर कम आएगा। तो एक तो बात ये हो गई इसी वजह से, इसीलिए ये न्यूज में है कहा, क्योंकि कर्नाटका के सीएम ने इसको एश्योर किया है कि ये क्या होगा, उनको भी हेल्प करेगा जब जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और इसका जो पर्पस था तो एक पर्पस तो हो गया, और इसकी पर्पस के बारे में बात करें तो इसका पर्पस जो इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है, साथ में ड्रिंकिंग वाटर है। और ड्रिंकिंग वाटर कहाँ पे, जो बेंगलुरु सिटी है, बेंगलुरु और उसके सराउंडिंग एरिया में ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल कराना इसका क्या है, पर्पस है। अब हम ये तो हो गया मेघदेतु प्रोजेक्ट के बारे में। और हम जान रहे हैं कहाँ पे है, कावेरी रिवर में है। तो हम कुछ कावेरी रिवर के बारे में भी फैक्ट देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कावेरी रिवर के, तो कावेरी ये क्या है, साउथ इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट है। फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है, साउथ इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट रिवर हो जाती है ये। और इसको वहां के लोकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं, इसको पोन्नी बोलते हैं। अब हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाता है, इसकी ट्रिब्यूटरीज को भी जानना है, क्योंकि कई बार प्रश्न में
पूछा गया कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो इनके दोनों ट्रिब्यूटरीज को हम देख लेते हैं, एक लेफ्ट बैंक और दूसरी राइट बैंक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं, अगर हम लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट बैंक में इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो इसमें पहले नंबर पे हम देख लेते हैं यहाँ पे हरंगी, हरंगी, हरंगी हो जाती है, और कौन सी हो जाती है, हेमावती हो जाती है, हरंगी, हेमावती, 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 और उसके अलावा शिमशा, 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 और कौन सी हो जाती है, और तो एक जिसके कन्फ्लुएंस में ये मेघदूतू बन रहा है, कौन सा, अर्कावती। एक कौन सी है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और वहीं पे अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन हो जाएंगी, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे राइट बैंक में लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण तीर्थ हो जाती हैं, लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण, लक्ष्मण तीर्थ हो जाती है। दूसरी अगर हम यहीं पे बात करते हैं तो काबिनी हो जाती है, दूसरी कौन सी हो जाएगी, काबिनी हो जाएगी। तीसरी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो स्वर्णवती हो जाएगी, स्वर्ण, स्वर्णवती हो जाएगी, स्वर्णवती हो जाएगी, और भावनी हो जाएगी, भावनी हो जाएगी, भावनी हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया कावेरी और उसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक दोनों ट्रिब्यूटरीज को देख लिए। इस तरीके से जो हमारी आज की पहली न्यूज होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो न्यूज हो जाती है, ये हो जाती है किसके, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव अमेंडमेंट टू MQ9B यूएबी डील विद द यूएस। अब हमको यहाँ पे क्या है कि हम यूएस से क्या ले रहे हैं, MQ9B यूएबी डील कर रहे हैं। अब ये क्या है और ये कैसे हमारे मतलब इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए कैसे हेल्प करेगी, इसको जानना है। तो इसके लिए चलिए हम इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम 31 खरीद रहे हैं, ये तो बात हो गई। क्या खरीद रहे हैं हम, 31। तो MQ9B, 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 और ये एक्चुअली ये है क्या दोस्तों, इसको हेल यूएवी भी बोलते हैं, हेल यूएवी भी बोलते हैं, है क्या, यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये। अब इसको हेल क्यों बोलते हैं, हेल का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पे हेल के भी मतलब को समझ लेते हैं। तो हेल का मतलब हो जाता है यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड, लॉन्ग इंड्योरेंस, लॉन्ग इंड्योरेंस, इंड्योरेंस, लॉन्ग इंड्योरेंस, इस हेल का मतलब हो गया। अब हम बात करते हैं MQ9B की। एक्चुअली दोस्तों MQ9B की दो सीरीज है, दो सीरीज है। तो एक हो जाए, एक है स्काई गार्जियन, एक सीरीज जो है उसको क्या बोलते हैं, स्काई गार्जियन, स्काई गार्जियन, और दूसरी जो सीरीज है उसको बोलते हैं दोस्तों स्काई गार्जियन, और दूसरी है सी गार्जियन। दूसरी कौन सी है, सी गार्जियन, सी गार्जियन। अब जहां तक बात करते हैं सी गार्जियन को, सी गार्जियन ऑलरेडी हमारे जो इंडियन नेवी में ऑक्युपाइड है, ये 2020 से नेवी में ऑलरेडी वर्क, ये हमारे यूज में है 2020। अभी हम जो ले रहे हैं 9B, वो किसके लिए ले रहे हैं, स्काई गार्जियन के लिए ले रहे हैं, स्काई गार्जियन के लिए ये हम ले रहे हैं। अब इसकी हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि हम यूएस से क्यों ले रहे हैं, इसकी क्या विशेषता। तो सबसे पहले इसकी विशेषता अगर हम देखते हैं, इसकी विशेषता देखते हैं, तो इसकी विशेषता में ये देखते हैं कि ये इसकी विशेषता में जैसे हमने इसके नाम में भी देखा क्या, हेल हाई एल्टीट्यूड है। तो हाई एल्टीट्यूड मतलब ये कितना, 400 फीट, 400 फीट, 400 जो फीट है, 400 फीट की हाइट में ये वर्क कर सकता है, 400 फीट की हाइट में वर्क कर सकता है। दोस्तों 400 फीट हाइट में वर्क करने से ये हमारे लिए, जैसे जो हाई एल्टीट्यूड रीजन है, जो हिमालयन रीजन है, वहां की सिक्योरिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंप्रूव होगी। इससे हमको मदद मिलेगी, वहां की सर्विलेंस हम ज्यादा कर पाएंगे। और दूसरी जो इसकी फीचर है, दूसरी इसकी फीचर है, ये कंटिन्यू 40 घंटे तक 40 आवर्स कंटिन्यू वर्क कर सकता है। तो इससे हमारा सर्विलांस का टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे गलवान रीजन, इन क्षेत्रों में ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 400 फीट हाइट में 40 आवर्स कंटिन्यू, कंटिन्यू ये क्या कर सकती है, निगरानी कर सकता है, ये हो जाएगा। और इसके लिए जो हम यूज मुख्यतः हमारा कहाँ पे हो जाएगा, तो एक तो हमने बताया जैसे लद्दाख के रीजन में हम देखते हैं, लद्दाख के रीजन में इसकी जरूरत होती है। दूसरी इंडियन ओशन के रीजन में, इंडियन ओशन के रीजन में भी इसकी हमको जरूरत देखने को मिल जाती है। तो ये चीज हो गया
ये चीज हो गया MQ9B के बारे में। और अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर हम बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस की बात करें, अगर हम किसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, तो ये हमारे हमारे जो सशस्त्र बल हैं उनकी उनकी सैन्य क्षमताओं में वृद्धि करेगा, ये सैन्य क्षमताओं में वृद्धि करेगा। और जब हम सैन्य क्षमता की बात करते हैं कि सैन्य क्षमता में वृद्धि करेगा, तो किस प्रकार की, ये उनके सर्विलेंस जो है, सर्विलेंस में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम 400 फीट की ऊंचाई तक का भी सर्विलेंस कर पा रहे हैं। और क्या होगा इसके साथ साथ एक लॉन्ग टाइम तक की हमारे पास कैपेसिटी हो जा रही है। तो ये हो गया MQ9B। इस तरीके से क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए, तो आप याद रखना, अगर डायरेक्टली ये पूछा जाता है MQ9B, जैसे हमने इसके पहले पूछा गया था स्कॉर्पियन S-400 कहां से लिया गया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, उस समय हमने रसिया से लिया था। इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। MQ9B ये कहां से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। अब हम आते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज पे, आ जाते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स है जिसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हम जो मेजर डिटेल है उसको डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये रहा यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन जो थर्ड से रिलेटेड है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। आगे हम बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं न्यूज है, ये आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हेल्प करने वाला है। ये दोस्तों यहाँ पे न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें हमने एक इंडियन साइंटिस्ट ने एक नया एड ऑन किया है, जिससे इसकी एक्यूरेसी और मजबूत होगी। तो आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे हमने बताया पेपर 3 साइंस एंड टेक में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टूल्स के बारे में जानना, क्रिस्पर Cas9 इसका वर्क क्या है और ये कैसे हमारे लिए हेल्प हेल्प करती है, इसको जानना जरूरी है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रिस्पर Cas9 की बात कर रहे हैं। क्रिस्पर क्रिस्पर Cas9। अब सबसे पहले दोस्तों आपको समझना जरूरी है कि ये क्या है। तो दोस्तों ये क्या है, एक जीन एडिटिंग टूल है। क्या है, एक जीन एडिटिंग टूल है। जीन एडिटिंग टूल है, मींस जो जेनेटिक डिसीज होती है उसमें जेनेटिक लेवल पे ये क्या करके एडिटेट करके उसके क्या होता है, उस जो प्रॉब्लम है उससे सोल्यूशन देता है। तो ये जीन एडिटिंग टूल हो जाता है। पहली चीज तो हमको ये समझना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये क्रिस्पर Cas9 जो है, क्रिस्पर Cas9, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किसके जीन लेवल पे, मतलब डीएनए लेवल पे क्या कर रहा है, एडिट कर रहा है। तो हम आपको पता है कि डीएनए में कई क्या होते हैं, रिपीटिशन होते हैं। सपोज करिए एक ये डीएनए हो गया, इसमें कई रिपीटिशंस होते हैं, कई रिपीटिशंस होते हैं। जैसे ये देखिए, कई रिपीटिशंस होते हैं, कई रिपीटिशंस होते हैं। इन्हीं रिपीटिशन में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इन्हीं रिपीटिशन में प्रॉब्लम होती है, और पार्टिकुलर जहां पे जिस रिपीटिशन में प्रॉब्लम होती है उसको क्या करता है ये टूल्स, उस पे कट करके एडिट करके सही करता है। अब बात आती है यहाँ पे, ये जो रिपीटिशन है उससे कौन करता है, तो Cas9। दोस्तों जो Cas9 है, ये Cas9 इसका ये क्या है, Cas9 तो सबसे पहले जानना होगा ये क्या है, इंजाइम है। इंजाइम, या तो हम कहें ये इंजाइम है या तो प्रोटीन है, इंजाइम या प्रोटीन है, क्योंकि इंजाइम भी एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। Cas9 क्या है, एक इंजाइम है जिसका काम क्या होता है, इसको हम एज ए मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, मोलिकुलर सीजर्स सीजर्स बोलते हैं। मींस इसका रोल ही क्या होता है, इसका इसका Cas9 का रोल क्या होता है, कट करना पार्टिकुलर। सपोज अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सपोज ये जो पार्ट है, यहाँ पे इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में अगर प्रॉब्लम है, इस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो ये Cas9 क्या करेगा, इसको कट करेगा। अब यहीं पे इस न्यूज का इंपॉर्टेंस यहीं पे आ जाता है कि कट तो कर सकता है, पर कई बार इसकी संभावना है कि Cas9 क्या कर सकता है, कि हमारी गलत भी कट तो कर सकता है ना। मतलब जो करेक्ट डीएनए है, करेक्ट डीएनए के सीक्वेंस को भी, करेक्ट जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको भी तो कट कर सकता है। अब बात आती है कि ये पार्टिकुलर जो Cas9 है वो कैसे कट करता है। तो Cas9 को कट करने का तरीका जो क्या होता है दोस्तों, Cas9 को कट करने का तरीका होता है, ये कैसे करता है Cas9 कट। तो Cas9 के लिए हम ये क्या करते हैं, मैसेंजर बोलते हैं, मैसेंजर के थ्रू ये कट करता है। और वो मैसेंजर कौन होता है दोस्तों, वो मैसेंजर होता है गाइडेड आरएनए, जीआरएनए। अगर हम बात करें वो कौन होता है, वो होता है जीआरएनए होता है। वो कौन होता है, वो जीआरएनए होता है, जी गाइडेड आरएनए उसको बोलेंगे, गाइडेड गाइडेड आरएनए। तो अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, जीआरएनए।
जीआरएनए होता है। अब जीआरएनए का रोल क्या होता है? एक पार्टिकुलर जहां पे जिस जीन के जिस पार्ट पे क्या है डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना। अब जब डिफेक्ट आइडेंटिफाई होता है तो Cas9 उसको क्या करता है? कट करता है। अब ये जीआरएनए क्या होता है? आइडेंटिफाई करना। इसका मेन काम क्या है? आइडेंटिफाई करना मींस पहचान करना। अब सपोज हमने बात किया कि अगर ये डीएनए का ये पर्टिकुलर क्या है, ये डीएनए का सीक्वेंस है, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम है, तो ये क्या करेगा? जीआरएनए का रोल क्या होगा? आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। फिर Cas9 क्या करता है? Cas9 हमने बताया कि मॉलिक्यूलर सीजर है, उस पार्ट को कट करता है। अब कट पार्ट में जीआरएनए क्या हो जाता है? कट पार्ट में जीआरएनए सेट हो जाता है और वो वर्क करने लगता है, और वो वर्क करने लगता है। ये यहाँ तक तो एक क्रिस्पर Cas9 की टेक्नोलॉजी चल रही थी। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि इसका जो रोल था Cas9 का, वो क्या कर सकता था? वो किसी जो करेक्ट डीएनए है उसको भी कट कर सकता था। इसी के लिए जो अभी ये न्यूज में है, इसी के लिए जो एक न्यू टेक्नोलॉजी इसमें इन्वेंट की गई है। अभी तक की अगर हम बात करते हैं, अगर आगे की बात करें, तो कैस नाइन की बात कर रहे हैं। इसका काम क्या था? जैसे हमने बताया कट करना। जो Cas9 का यूज था, उसी में हमने क्या किया है? इसमें एडिट किया है। अब Cas9 क्या है? हमने बताया था क्या है? इंजाइम है, इंजाइम है। अब हम Cas9 की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? इसके जगह पे हमने इसको एडिट करके क्या लिया है? तो इसी की जगह पे दोस्तों हमने इसी की जगह में एफएन एफएन Cas9। आइए, Cas9 क्या है दोस्तों? यहाँ पे हमने यहाँ पे जो एफएन है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के एंजाइम को यहाँ पे लिया है, और ये एफएन क्या हो जाती है दोस्तों? हैंशिएला हैंशी हैंशिएला नोविसिडा हैंशिएला नोविसिडा बैक्टीरिया बैक्टीरिया। पहले भी एक्चुअली ये बैक्टीरिया ही यूज होती थी Cas9 पे, पर इसको हमने Cas9 की जगह हमने क्या इन्वेंट किया? एफएन Cas9। जो फैंसिला नोविसिडा बैक्टीरिया, इसका हो गया एफएन क्या है? ये फैंसिडा नोविसिडा बैक्टीरिया है। इसके एंजाइम को यूज कर रहे हैं। अब इससे ये क्यों यूज कर रहे हैं? इससे बेनिफिट क्या होगा? ये इसका ये कहना है कि इससे क्या होगा? ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। मींस अब हमारे पास ये है कि जिस पार्टिकुलर डीएनए के जिस सीक्वेंस में अगर वो इफेक्ट है, उसी को केक कट करेगा। और इससे क्या होगा? और इफिशियंसी भी हमारी हमारी और इफिशियंसी बढ़ेगी। ये हो गई हमारी कंप्लीट ये न्यूज। और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है, जो मुंजर चीज थी, उसको हमने डिस्कस कर लिया है, और बाकी चीजों को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए इशू बन जाता है, इसका एक डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूं। यहाँ पे क्या है? कैन स्टेट टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि जैसे हमने एक पहले भी डिस्कशन इसमें किया है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 9 बेंच का डिसीजन आया है कि माइनिंग में स्टेट का क्या है? स्टेट के पावर है टैक्स करने का। इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा आज के द हिंदू में आर्टिकल होगा, आप देखेंगे पूरा कंप्लीट पेज में ही ये आर्टिकल है। इसकी हम जो बेसिक चीज है, जो उस डिस्कशन से में नहीं हुई थी, उसके अलावा की चीजों को हम एक डीप डिस्कशन करते हैं। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? स्टेट की क्या बात की क्या है कि स्टेट का क्या है? स्टेट क्या टैक्स क्या है? स्टेट स्टेट क्या टैक्स लगा सकता है? किसमें? माइनिंग में इस पे माइनिंग में क्या टैक्स लगा सकता है? इसी की बात थी। इसी में अभी इसी में सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 9 बेंच जिसकी अध्यक्षता खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, उनका डिसीजन है। और ये डिसीजन 8-1 से आया मींस 8 लोग इसके सहमत में दिए हैं कि स्टेट के पास क्या है? स्टेट कैन टैक्स, स्टेट के पास पावर है किसमें? टैक्स लगाने में। किसमें? माइनिंग में। अब बात आती है कि इस जो डिसीजन है, उसके पीछे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक प्रावधान क्या है? ये शक्तियां कहां से है? तो जो इस डिसीजन में कहा गया कि अगर हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे, बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या था, तो इसमें हम बात करते हैं, आ जाते हैं सेवंथ शेड्यूल में आ जाते हैं। सेवंथ सेवंथ शेड्यूल में आ जाते हैं। जैसा आपको पता है, सेवंथ शेड्यूल में क्या है? तीन लिस्ट है। तो लिस्ट टू जो रिप्रेजेंट करती है, वो किसको करती है? स्टेट लिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। अब इस स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 49 और 50 पे आते हैं। एंट्री नंबर
कौन सी? 49, 49 पे आते हैं। एंट्री नंबर 49 में ये राइट स्टेट को दिया गया है कि स्टेट के पास पावर है किसमें में, टू लिवाय टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। किसी भी लैंड और बिल्डिंग में किसके पावर है, टैक्स लगाने का पावर किसके पास है, स्टेट के पास है। एंट्री नंबर 49 कहती है। वहीं एंट्री नंबर 50 क्या कहता है, एंट्री नंबर 50 क्या कहता है, 50 कहता है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे टैक्स ऑन मिनरल्स, ये बात करता है टैक्स ऑन मिनरल पे, इस पे बात करता है टैक्स ऑन मिनरल्स पे बात करता है, टैक्स ऑन मिनरल पे बात करता है। और ये टैक्स ऑन मिनरल स्पेशल, जब स्पेशल जो पावर क्या है कि अगर अगर बाय लॉ, पार्लियामेंट के बाय लॉ कोई सेंटर अगर कोई लॉ पास करती है जिसमें स्टेट का कोई मिनरल पे प्रोविजन होता है, तो उस पे हम स्टेट लगाने का पावर सेंटर को हो जाता है। ये जो मेन पावर था यहाँ पे। तो अगर बात आती है क्या कोई ऐसा लॉ सेंटर पास किया है जिससे कि टैक्सेशन रिलेटेड टू मिनरल्स या माइन रिलेटेड प्रोविजन दिया हो, तो हाँ दोस्तों, एक जो एक्ट है हम आगे बात कर लेते हैं। कौन सा एक्ट है? MMDR एक्ट, एम डी आर MMDR एक्ट 1957, 1957, 1957। MMDR क्या है? मिनरल्स एंड माइन, मिनरल्स एंड माइन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है क्या इस एक्ट में क्या प्रोविजन दिए हैं। तो अगर हम इस एक्ट को देखते हैं तो इस ये एक्ट किसमें बात करता है, ये एक्ट बात करता है कि रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होगी, रॉयल्टी लगाने का जो पावर होगा वो स्टेट के पास होगा, स्टेट के पास होगा। बट ये जो एक्ट है इसमें टैक्स की कोई बात नहीं की होती है। इसी बेस पे डिसीजन होता है कि यहाँ पे इस एक्ट में तो टैक्स की बात ही नहीं की जा रही थी। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन होता है, क्या रॉयल्टी एक टैक्स है, क्या रॉयल्टी एक टैक्स है? तो दोस्तों यहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रॉयल्टी क्या है, एक टैक्स नहीं है, रॉयल्टी टैक्स नहीं है। तो क्या है दोस्तों, रॉयल्टी क्या है, एक एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। ये क्या होता है, पेमेंट होता है जब क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन जब दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट होता है। सपोज अगर हम बात करें कि मेरे पास क्या है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसके में हम कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम इसको यूज करेंगे तो इतना पैसे देंगे, तो ये क्या है, एक टैक्स नहीं है। दूसरी एक चीज और इस पे एक दिया जाता है, क्या दिया जाता है कि कोई टैक्स का यूज किसके लिए होता है, वेलफेयर के लिए होता है। टैक्स किसके लिए यूज होता है, टैक्स का यूज होता है वेलफेयर के लिए, वेलफेयर के लिए। बट रॉयल्टी का यूज वेलफेयर के लिए नहीं होता, रॉयल्टी का यूज वेलफेयर के लिए नहीं होता, इसलिए रॉयल्टी क्या है, टैक्स नहीं है। यहीं पे बात हो जाती है, रॉयल्टी टैक्स नहीं है। और टैक्स लगाने का किस पे है, टैक्स लगाने का पावर कहाँ किसको मिल जाता है, स्टेट को मिल जाता है, स्टेट को मिल जाता है। तो ये हुआ डिस्कशन। और इसमें और क्या बातें रह गई हैं, इसमें बात ये है कि ये जो ये अभी डिसीजन है 8:1, मतलब 8 और 1 का डिसीजन है, ये दोस्तों एक लॉन्ग है, 25 सालों से चला आ रहा है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट टाइम एक किस पे हुआ था, जो दायर हुआ तो तमिलनाडु वर्सेस इंडिया सीमेंट पे हुआ था, इंडिया सीमेंट का केस था। उसके बाद इसी के जैसा एक और केस हुआ, वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्री। और ये जो लेटेस्ट जजमेंट है तो है ही है। तो हमने जो इसके जो फेवर में किस आर्गुमेंट की बात कर लिया। अब यहाँ पे जो 8:1 का था ये डिसीजन आया, मिट 8 इसके फेवर में थे और 1 अगेंस्ट में थे। तो हम 1 का भी यहाँ पे इस आर्टिकल में जो अगेंस्ट में कौन थे, वो जस्टिस नागरत्ना थे। कौन थे, जस्टिस नागरत्ना थे, नागरत्ना, जस्टिस नागरत्ना थे। अब इनका क्या आर्गुमेंट है, इनके भी आर्गुमेंट को यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि जस्टिस नागरत्ना का क्या आर्गुमेंट था। इनका आर्गुमेंट था कि इससे क्या होगा, जो अगर हम स्टेट को पावर दे देते हैं, स्टेट को पावर देने से एक लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इन्होंने बात करते हैं कि एक लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी इससे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगी, तो इसमें बात करते हैं कि ये डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे डबल टैक्सेशन का होगा, डबल टैक्सेशन का होगा। क्योंकि रॉयल्टी और टैक्स को अलग अलग कर दिया गया है। रॉयल्टी क्या है, टैक्स नहीं है, तो एक तो रॉयल्टी चार्ज की जाएगी और उस पे टैक्स चार्ज किया जाए, तो एक डबल टैक्सेशन होगा ये। दूसरी बात आती है, यहाँ पे अगर टैक्स इससे क्या होगा, और बढ़ेगा। जब टैक्स बढ़ेगा तो इसकी मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी,
मार्केट प्राइस भी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। और इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट करेगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा। दूसरी चीज और यहीं पे एक बात की जाती है कि अगर अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंट स्टेट के बीच में, डिफरेंट जो स्टेट के बीच में एक तरह से कंपटीशन हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। क्योंकि हर एक स्टेट क्या होंगे, माइनिंग कंपनी को अपने अपने लिए, जैसे मेरे मतलब स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में माइनिंग इंडस्ट्री ओपन करने के लिए क्या करेंगे, नए नए प्रपोजल्स देंगे। उस प्रपोजल में क्या होगा, टैक्स रेट को होगा हम डाउन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाए बिटवीन द स्टेट होगा। और ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, फेडरल पॉलिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये था जस्टिस रागनत्ना का पॉइंट ऑफ व्यू, उसको भी हमने देख लिया। इस तरीके से ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब हम इस पे जो कुछ डिटेल है इसको हमने बात कर लिया, जस्टिस रामरत्ना का भी असहमति का क्या रीजन था की भी बात कर लिया, तो ये कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लोकेशन इन द न्यूज है उसमें किसकी बात करेंगे, बोहाई गल्फ की बात करेंगे। आइए, बोहाई गल्फ कहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए, बस आपको इतना ही जानना है ये कहाँ पे है। ये एलो सागर, एलो सागर ये क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे मैप में, ये क्या है, एलओसी है, एलओसी के एडजेसेंट है। एलओसी किसका पार्ट है, तो ये पैसिफिक का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज के एडिटोरियल पे आ जाते हैं। आज का एडिटोरियल है प्रॉब्लम विद द इंडियाज ब्लॉकिंग ऑफ द चाइना। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है वो किस पे बेस्ड है, ये आर्टिकल, इसमें जो बताया गया है कि चाइना के साथ जो हमारा जो ट्रेड को हमने बैरियर लगा रखे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, और अगर उस बैरियर को हटा देने से हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा, इसकी बात किया गया है। तो चलिए इस राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया गया है कि अभी हाल के दशकों में क्या हुआ है, इंडिया और यूएस का, भारत और यूएस का क्या हुआ है, रिलेशन रिलेशन कंटिन्यू क्या हुआ, मजबूत हुए हैं। और इसी बीच में हमारा इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है पर्टिकुलर डिटेरियोरेट हुआ, मींस इनका और रिलेशन क्या हुआ, आने वाले दिनों में कमजोर हुआ है, रिलेशन घटा है। और इसमें बात किया जाता है कि स्पेसिफिक ये रिलेशन कब से कम हुआ है, तो स्पेसिफिक यहाँ पे बात आ जाती है, गलवान क्लैश जब हुआ था, गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था, कब हुआ था, 2020 में हुआ था, 2020 में। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसके बाद भारत सरकार ने कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो चाइनीज पे क्या हुआ, कई तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। उस रिस्ट्रिक्शन का क्या इंपैक्ट हुआ और वो कैसे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या बेनिफिट है और क्या हार्मफुल है, उसी के बारे में डिस्कशन है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, जो रिस्ट्रिक्शंस को देखते हैं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में मेजर क्या किया गया है, तो रिस्ट्रिक्शन में यहाँ पे क्या किया गया है कि जो एफडीआई था, एफडीआई को केवल अप्रूवल रूट पे दिया गया कि अब अगर यहाँ से एफडीआई आएगी तो केवल अप्रूवल, मतलब ऑटोमेटिक एफडीआई नहीं रहेगी, केवल जब अप्रूवल मिलेगा तब तभी कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट हमारे भारत में निवेश कोई चाइनीज अगर आता है तो अप्रूवल के बाद ही हो सकता है। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज हमने देखा, दूसरी चीज अगर रिस्ट्रिक्शन में देखेंगे तो हम वीजा के देखें, वीजा की संख्या हमने घटा दिया गया। अगर एग्जांपल में देखें तो जो 2019 में भारत सरकार के तरफ से 2 लाख पर ईयर, हर ईयर में देखा गया कि लगभग 2 लाख वीजा पर ईयर चाइना के लिए रिलीज किए जाते थे। वहीं अगर हम 2023 में देखते हैं, 2023 में ये संख्या हो गई 2000 संख्या हो गई। यहाँ पे जो राइटर यहाँ पे क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, इस पे बात करते हैं कि ये जो वीजा घटने से यहाँ पे क्या दिक्कत आई। आज भी हम बात करते हैं कि मेजर जो हम टेक्निकल और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए किस पे डिपेंड है, यहाँ पे आर्टिकल का राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज भी हम कोई भी इंडस्ट्रियल कोई भी इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए, कोई भी, जैसे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए किस पे डिपेंड है, मशीनरी के लिए हम डिपेंड है किस पे, चाइना पे डिपेंड है। बात ये है कि चाइना से हमने मशीनरी मंगा लिया। अब जो ये वीजा में देरी हो रही, वीजा अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो उससे हो क्या रहा, अब ये पहले होता था कि मशीनरी ये आती थी, मशीनरी के साथ साथ वहां पे क्या आते थे, एक्सपर्ट आते थे, जो उसको ऑपरेशन के लिए बताते थे, यहाँ पे इंस्टॉल करते थे, उसके ऑपरेशन को सिखाते थे और चले जाते थे। अब ये जो वीजा अप्रूवल में इतनी देरी हो रही थी, अब मिनिमम जो अप्रूवल है, फास्टेस्ट अप्रूवल है 5 मंथ से पहले नहीं है।
5 मंथ से पहले नहीं है। अब ये वीजा अप्रूवल में देरी के कारण ये मशीनरी क्या हो रही है, यूज में नहीं। हमने मशीनरी तो ऑर्डर कर लिया, मशीनरी तो आ गई, बट उसका इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज तो हमारे पास है नहीं। अब एक्सपर्टीज तो वही बताएंगे उस मशीनरी की। अब यहाँ पे वीजा अप्रूवल नहीं हो रहा है तो मशीनरी यूज नहीं हो रहा है। इसका इम्पैक्ट हम अगर उसके बात करते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी पड़ रहा है। मेक इन इंडिया पूरा इंडस्ट्री सेक्टर में, इसका आर्टिकल राइटर का कहना है कि इसका इम्पैक्ट पूरे हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में पड़ रहा है। अब मेक इन इंडिया और साथ में हम अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमने पीएलआई स्कीम लेके आया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। पीएलआई स्कीम काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे ही हमको इंसेंटिव मिलेगा। अब हमने मशीनरी तो ले लिया, बट वो ऑपरेशन में है ही नहीं है। जब ऑपरेशन में नहीं है तो हमको इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, ये जो हो रहा है, कोई भी इंडस्ट्री है, स्टार्टअप है अगर, तो उसमें इन्वेस्टमेंट, अगर उसका प्रोडक्शन प्रोसेस जब तक चालू नहीं होगा, ऑपरेशन में नहीं होगा, तो उसमें इन्वेस्टर भी नहीं है उसके पास, तो उसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिल पा रहा है। और और अगर यहीं पे बात करते हैं, राइटर का कहना है कि हम मेजरली डिपेंड है चाइना पे। चाइना पे डिपेंड है, उसके पीछे हमारा एजुकेशन का भी है, एक बड़ा बहुत बड़ा बैरियर क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन की बैरियर में वो बात करते हैं कि हमारा जो इंडिया, अगर हम कंपेयर करते हैं कि इंडिया और चाइना के एजुकेशन में, यहाँ पे इंडिया और चाइना के एजुकेशन में कंपेयर करते हैं, तो उनका कहना है कि चाइना का जो एजुकेशन लेवल है वो हमसे बहुत हाई है। इसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं किसका, पीआईएसए का। पीआईएसए क्या है दोस्तों, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टूडेंट असेसमेंट। इसमें बात करते हैं कि भारत ने केवल एक बार 2019 में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद इस पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। उसमें पार्टिसिपेट करने पे भारत की स्थिति बहुत बुरी थी, और यहाँ पे मेजर चाइना के बच्चे यहाँ पे इसमें क्वालिफाई करते हैं। एक तो ये इन्होंने दिया, और दूसरा इन्होंने बात किया, और इसमें एजुकेशन के लिए इन्होंने दिया कि जहां पे बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं कि 85% जो इंडियन ग्रेजुएट हैं, वो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है। मार्केट डिमांड जो मतलब इंडस्ट्री की जो डिमांड है, एक मतलब एक यूथ जो है, 85% इंडियन यूथ का जो मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग स्किल नहीं है। वहीं पे चाइना का कंपेयर करते हैं, चाइना में यही बात करते हैं कि चाइना में ये कितना है, 85% वहां के जो यूथ है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड है, मतलब वहां पे जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग है। तो इस गैप की फुलफिल करने की बात करते हैं। तो ये रहा जो मेजर डिस्कशन था, और उसके लिए वे फॉरवर्ड में वो समझ करते हैं कि हमको चाइना के साथ इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर करना चाहिए, इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर करना चाहिए, ज्वाइंट वेंचर करना चाहिए। दोस्तों ये क्या होता है इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर, ये हमारी इंडियन कंपनीज और चाइनीज कंपनी का कोलैबोरेशन होता है। इससे उन्होंने क्या बताया कि इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर जैसे कोलैबोरेशन होगा, उससे क्या होगा, कोलैबोरेशन को उन्होंने कहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो, इंडिया में हो। और चाइना पे भी रिस्ट्रिक्शन है, यूरोपियन कंट्रीज चाइना पे हाई टैरिफ लगाई है, और अगर एक कोलैबोरेशन करती है चाइनीज कंपनी तो इंडिया में प्रोडक्शन करती है, अब वो प्रोडक्ट को हम इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे, तो उससे दोनों कंट्री बेनिफिटेड होंगी, चाइना भी बेनिफिटेड होगी और इंडिया भी बेनिफिटेड होगी। इस तरीके से ये रहा कंप्लीट डिस्कशन, और इसके लिए और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पीडीएफ में मेंशन है, जिसको आप डाउनलोड करके आगे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आज की जो, अगर हम बात कर लेते हैं आज के स्टैटिक पोर्शन में, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बॉर्डर लाइन है, आप देख लीजिए, जैसे 17th पैरेलल लाइन हो गई, 17वीं हो गई, ये किसके पास, ये किसको अलग करती है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को अलग करती है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को अलग करती है। हालांकि अब ये नहीं है, क्योंकि 1976 में 1976 में ये क्या हो गया था, दोनों वियतनाम एक हो गए थे, तो अभी ये ऑपरेशन में नहीं है। दूसरी लाइन हो गई 20वीं, जो 20वीं समानांतर रेखा है, 20वीं समानांतर रेखा है, वो किसको अलग करती है, वो लीबिया और सूडान के बीच में है। किसके बीच में है, लीबिया और सूडान के बीच में है, सूडान के बीच में है। तीसरी हम बात करते हैं 22वीं, अगर 22वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो ये किसके बीच में है दोस्तों, ये है मिस्र और सूडान के बीच में, किसमें, मिस्र और सूडान के बीच में है, मिस्र और सूडान के बीच में है। नेक्स्ट हम 31वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं, तो ये ईरान और इराक के बीच में है, ईरान और इराक के बीच में, इराक के बीच में है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट 38वीं के,
उत्तर कोरिया और नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया कोरिया को डिफरेंशिएट करती है। अब 49th है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसके बीच में है, यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए कनाडा के बीच में, कनाडा के बीच में है। इस तरीके से दोस्तों आज का डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।